नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलट रहे हैं जहां विज्ञान, जासूसी और जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक ऐसा दांव खेला गया जिसने दुनिया को चौंका दिया। साल था 1998, जगह पोखरण का रेगिस्तान और मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड जासूसी सैटेलाइट्स और CIA तक को चकमा देकर खुद को एक परमाणु शक्ति बनाया। इस गहरी पड़ताल के लिए हमारे साथ हैं रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल सही शुरुआत की। 1998 की जो कहानी है उसे सिर्फ एक परमाणु परीक्षण की तरह देखना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा जी, ये असल में भारत की दृढ़ता की कहानी है, उसकी असाधारण गोपनीयता और आत्मसम्मान की गाथा है। ये उस पल की कहानी है जब भारत ने फैसला किया कि वो अब दुनिया की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जिएगा। और इसी फैसले की तह तक जाने के लिए हमें उस दौर को समझना होगा। तो मेरा पहला सवाल यही है कि 1998 में ऐसी क्या-क्या परिस्थितियां थीं कि भारत के लिए ये परीक्षण करना जरूरी नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गया था। देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि बिना उस संदर्भ के ये कदम शायद थोड़ा आक्रामक लग सकता है जी, लेकिन उस समय की जो भू राजनीतिक सच्चाई थी वो बिल्कुल अलग थी। 90 के दशक में भारत की सुरक्षा आप कह सकते हैं कि 3 तरफ से घिर चुकी थी। 3 तरफ से? हाँ, पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी चीन। चीन न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा था बल्कि वो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दे रहा था। और ये सिर्फ एक अंदेशा नहीं था, हमारे पास कोई ठोस जानकारी थी इस बारे में? नहीं, ये पुख्ता खुफिया इनपुट्स थे। साफ पता चल रहा था कि चीन की M11 मिसाइलों की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक पहुंच रही है जो सीधे सीधे भारत के शहरों को निशाना बना सकती थी। ये तो एक सीधा खतरा था। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी थी दूसरी चुनौती, पाकिस्तान की खुद की परमाणु तैयारी। हमारी एजेंसीज को साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, तो ऐसे में हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। और तीसरी चुनौती? तीसरी चुनौती सबसे बड़ी थी, वो था अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दुनिया के बड़े देश एक संधि लेकर आए थे, CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हाँ, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। जी, भारत पर इस पर साइन करने का जबरदस्त दबाव था। अगर हम उस दबाव में झुक जाते तो भविष्य में परमाणु परीक्षण करने के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते, हमारे हाथ बन जाते। तो मतलब वाजपेयी सरकार के लिए ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी? एकदम, बिल्कुल यही स्थिति थी। तो स्थिति की गंभीरता तो समझ आती है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेना जिसमें पूरी दुनिया के खिलाफ जाने का जोखिम हो, इसके लिए तो असाधारण राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। इस फैसले के पीछे कौन था और इसे जमीन पर उतारा किसने? इसके लिए लोहे जैसी इच्छा शक्ति की जरूरत थी जो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाई। उन्होंने दशकों से जो एक हिचकिचाहट थी उसे तोड़ा और वैज्ञानिकों को हरी झंडी दे दी। और एक बार जब राजनीतिक फैसला हो गया फिर तो इसे अंजाम देने की जिम्मेदारी आई भारत के 3 कह सकते हैं वैज्ञानिक दिग्गजों की एक असाधारण तिकड़ी पर। हाँ, वो तिकड़ी जिसने इतिहास ही रच दिया। बिल्कुल। पहले थे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो उस समय DRDO के प्रमुख थे। जी। दूसरे एक शानदार परमाणु भौतिक शास्त्री डॉक्टर R चिदम्बरम जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। और तीसरे थे डॉक्टर K संथानम जो इस पूरे ऑपरेशन के फील्ड डायरेक्टर थे। अच्छा, तो वो जमीन पर सब कुछ देख रहे थे? हाँ, वो सुनिश्चित कर रहे थे कि पोखरण की जमीन पर हर चीज बिना किसी चूक के हो। इन तीनों ने मिलके जो ब्लूप्रिंट बनाया वो सिर्फ एक वैज्ञानिक योजना नहीं थी, वो एक खुफिया मिशन का मास्टर प्लान था। मुझे याद है डॉक्टर कलाम को वहाँ एक छद्म नाम भी दिया गया था। जी हाँ, और यही इस मिशन की गोपनीयता का स्तर दिखाता है। डॉक्टर कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज का कोड नेम दिया गया था। वो सेना की वर्दी में ही साइट पर जाते थे। कमाल है। एक किस्सा भी है कि एक बार एक जूनियर सैन्य अधिकारी ने उन्हें पहचाना नहीं और किसी बात पर लगभग डांट ही दिया था। बाद में जब उसे असलियत पता चली तो उसके होश उड़ गए। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। आसमान में अमेरिकी की होल सैटेलाइट्स घूम रही थीं जो कहा जाता है कि जमीन पर एक अखबार की हेडलाइन तक पढ़ सकती हैं। तो भारत ने ये सब छिपाड़ा कैसे? देखें, ये सिर्फ छिपाना नहीं था, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध था। भारत ने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसकी तकनीकी निगरानी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। ये कैसे किया गया? मतलब ये सुनने में इतना कमाल का लगता।
CIA उन चीजों की तलाश में थी जो असामान्य दिखें, जी। जबकि भारत ने अपने सबसे बड़े रहस्य को सामान्य सैन्य गतिविधि की आड़ में छिपा दिया। मतलब एक रूटीन अभ्यास की तरह। बिल्कुल, इसकी कई परतें थीं। पहली, जैसा मैंने बताया, वर्दी का इस्तेमाल। डॉक्टर कलाम समेत सभी वैज्ञानिक सेना की वर्दी में नकली पहचान पत्रों के साथ पोखरण जाते थे। तो सैटेलाइट्स के लिए वो सिर्फ फौजी थे? बिल्कुल। दूसरा, सारा जरूरी काम सिर्फ रात के घने अंधेरे में होता था। सिर्फ रात में? जी, भारी मशीनें लाना, केबल बिछाना, सब कुछ रात में। और सुबह होने से पहले हर चीज को वापस वैसे ही ढक दिया जाता था। रेत पर बने टायरों के निशान तक मिटा दिए जाते थे। एक मिनट, मतलब हर सुबह वो एक विशाल कंस्ट्रक्शन साइट को फिर से एक खाली रेगिस्तान जैसा बना देते थे? हाँ, यही किया गया। और इसका सबसे अहम हिस्सा था सैटेलाइट्स को ही धोखा देना। वो कैसे? हमारे वैज्ञानिकों ने अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के पोखरण के ऊपर से गुजरने का एक एक सेकंड का हिसाब रखा था। उनके पास पूरा टाइम टेबल था। अच्छा। तो जिस ब्लाइंड पीरियड में सैटेलाइट दूसरी तरफ होता था, उसी समय काम होता था। जैसे ही सैटेलाइट के आने का समय होता, सब कुछ बंद। लोग जहां तहां छिप जाते, साइट पर एकदम सन्नाटा। ये रणनीति तो अविश्वसनीय है, लेकिन क्या कभी कोई चूक नहीं हुई? कोई ऐसा पल जब मिशन लगभग पकड़ में आ ही गया हो? एक मौका आया था। परीक्षण से कुछ दिन पहले एक कुआं जिसमें डिवाइस रखा था, वो रेत से भर गया। अब उसे साफ करने के लिए इंजीनियरों को दिन के उजाले में काम करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। बहुत बड़ा। टीम ने हवा के रुख का फायदा उठाया और इस तरह से काम किया कि उड़ती हुई रेत एक प्राकृतिक रेत के तूफान जैसी दिखे। किस्मत ने साथ दिया और सैटेलाइट्स इसे पकड़ नहीं पाईं। कमाल है। और अंत में गोपनीयता के लिए कोड नामों का भी इस्तेमाल हुआ। उपकरणों को ताजमहल और व्हाइट हाउस जैसे नाम दिए गए। और नतीजा ये हुआ कि 11 मई 1998 को जब पोखरण में धरती कांपी, तो वॉशिंगटन में CIA को खबर प्रधानमंत्री वाजपेयी के टीवी ऐलान से मिली। तो चलिए अब उन ऐतिहासिक दिनों पर आते हैं। 11 और 13 मई को पोखरण की धरती के नीचे असल में हुआ क्या था? भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन बहुत सोची समझी रणनीति के तहत 2 चरणों में किया। 11 मई को दोपहर 3:45 पर 3 परीक्षण एक साथ किए गए। 3 एक साथ? जी। सबसे महत्वपूर्ण था शक्ति 1, जो एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब। ये 1974 के परीक्षण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। फिर 2 दिन बाद 13 मई को 2 और सब किलोटन परीक्षण किए गए। ये बहुत छोटे और कम क्षमता वाले धमाके थे। इन अलग अलग तरह के परीक्षणों का क्या रणनीतिक महत्व था? एक ही बड़ा धमाका करके भी तो संदेश दिया जा सकता था। यहीं पर वैज्ञानिक और सैन्य रणनीति का संगम दिखता है। देखिए, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी हाइड्रोजन बॉम्ब आपकी शहर खत्म करने वाली क्षमता है। ये एक निवारक है जो दुश्मन को रोकता है। और वो छोटे वाले? और जो सब किलोटन परीक्षण थे, वो ये दिखाते हैं कि आपके पास छोटे, सटीक और युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो सकने वाले हथियार भी हैं। इन 5 परीक्षणों ने दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत अब एक परिपक्व और बहुमुखी परमाणु शक्ति है। लेकिन इन धमाकों की गूंज जब वॉशिंगटन और बीजिंग तक पहुंची, तो प्रतिक्रिया बहुत तीखी हुई। भारत पर तो भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गए। उस तूफान को भारत ने कैसे झेला? दबाव भयंकर था। अमेरिका ने तुरंत ग्लेन अमेंडमेंट के तहत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसका मतलब था कि हर तरह की अमेरिकी मदद बंद। हाँ, मदद बंद, वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलने वाले कर्जों पर रोक और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर पाबंदी। जापान, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों ने भी मदद रोक दी। ये तो भारी दबाव था। लेकिन क्या देश के अंदर इस फैसले को लेकर सब एकमत थे? घर में भी तो विरोध हुआ होगा। ये बहुत अहम पहलू है। बेशक देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों ने आलोचना की। उनका तर्क था कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा और प्रतिबंधों का बोझ गरीब जनता पर पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये विरोध राष्ट्र गौरव की एक सुनामी में बह गया। देश का आम नागरिक सरकार के साथ खड़ा था। और फिर प्रधानमंत्री वाजपेयी का संसद में वो ऐतिहासिक भाषण आया। हम घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे देश को एक कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था और यहाँ की जनता ने मिलकर उन प्रतिबंधों का सामना किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही सालों में पासा पूरी तरह पलट गया। जिन देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, वही हमारे साथ समझौते करने के लिए लाइन में खड़े थे। ये कैसे हुआ?
ये कोई चमत्कार नहीं था, ये थी भारत की सधी हुई परिपक्व कूटनीति की जीत। समय के साथ दुनिया को दो बातें साफ साफ समझ में आ गईं। क्या थी वो बातें? पहली, कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। हमने परीक्षणों के तुरंत बाद पहले प्रयोग न करने यानी नो फर्स्ट यूज की नीति की घोषणा की। हमने दुनिया को विश्वास दिलाया कि हमारी ये ताकत हमला करने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए है। और दूसरी बात? दूसरी बात ज्यादा व्यावहारिक थी। दुनिया ने देखा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब आर्थिक हित? बिल्कुल। भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। देशों को समझ आ गया कि भारत पर प्रतिबंध लगाकर वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि 2005 में वही अमेरिका हमारे साथ ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील करने आगे आया। और 2008 में एनएसजी से भी छूट मिली। जी, यहाँ से एक सबक मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिखाई गई ताकत और जिम्मेदार व्यवहार हमेशा ज्यादा सम्मान दिलाता है। दबाव से सम्मान तक की यात्रा वाकई शानदार है। तो अंत में अगर एक वाक्य में इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो 1998 के उन परीक्षणों ने भारत को सबसे कीमती चीज क्या दी? मेरे हिसाब से सिर्फ एक शब्द, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। जी, उस दिन के बाद भारत ने दुनिया से आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखा। उससे पहले तक हमें अक्सर एक विकासशील देश के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उस दिन के बाद दुनिया ने हमें एक ऐसी शक्ति के रूप में देखना शुरू किया जो अपने फैसले खुद ले सकती है और उनकी कीमत चुकाने का दम भी रखती है। बिल्कुल। हमने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल की। आज हम जो भारत के ग्लोबल पावर बनने की महत्वाकांक्षा देखते हैं, उसकी नींव पोखरण की उसी तपती रेत में रखी गई थी। इस बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1998 का वो ऐतिहासिक दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान हर दबाव और हर कीमत से ऊपर है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई गहरी पड़ताल में। तब तक के लिए जय हिंद।